नमस्कार साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल को जाना था। आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल। साथियों, हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हमने जाना। हमने पूर्व के वीडियो में वैदिक काल के एक खंड ऋग्वैदिक काल के संबंध में जान लिया है। आज हम उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानेंगे। तो साथियों, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में जाना था कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है। तो साथियों, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ग्रंथ है, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है और शेष जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथों पर ही उत्तर वैदिक काल का इतिहास आधारित है। साथियों, इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ का आयोजन उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इसके अलावा इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, यानी वर्ण का जो निर्धारण है वह जन्म के आधार पर होने लगा था उत्तर वैदिक काल में, और यह कुप्रथा आज भी देखने को मिलती है। ये जो आरंभ हुई है यह उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुई है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का जो निर्धारण था वह जन्म के आधार पर ही होने लगा, यानी किसी के जन्म के साथ ही उसके वर्ण को निर्धारित कर दिया जाता। साथियों, इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में जाना था कि ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, अर्थात वे लोहे से परिचित नहीं थे। वहीं उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब तक हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना के दोआब तक हो गया था। साथियों, उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। तो कृषि उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई का उल्लेख हुआ है। तो कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। साथियों, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है काठक संहिता में। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता है। तो उत्तर वैदिक काल की एक और विशिष्टता है चित्रित धूसर मृदभांड। साथियों, कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे थे। तो क्योंकि उस समय कृषि का विकास हो गया और विविध प्रकार की जो है शिल्पों में भी प्रगति हुई, इस आधार पर उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे वे अब स्थायी रूप से अपने निवास बनाने लगे थे। इस काल में हल को सिर और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। तो ये ध्यान रखें कि हल को सिर कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की जो इकाइयां थी निष्क और शतमान थी। साथियों,
प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था कि ऋग्वैदिक काल में सभा समिति जैसे संगठन थे, विदत जैसा संगठन था, किंतु उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके अलावा सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते सभा में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित हो गया था, जो कि हमने ऋग्वैदिक काल में जाना था कि सभा में स्त्रियों का प्रवेश होता था। उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथियों, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। उनकी स्थिति में जो है गिरावट आने लगी, उनकी स्थिति अच्छी न रही। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट जरूर आई, किंतु फिर भी कुछ विदुषी स्त्रियां, महिलाएं भी उस समय पर थीं, जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिनमें गार्गी, मैत्रेयी आदि कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। साथियों, इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का यूं तो शाब्दिक अर्थ होता है वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, वह स्थान जहां पूरे कुल का जो है गोधन पाला जाता है, उसे गोत्र कहा जाता है। यह उसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। तो बाद में इसका अर्थ जो है, गोत्र शब्द का अर्थ जो है कुछ इस प्रकार से रूढ़ हो गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय को गोत्र कहा जाने लगा, जिसका मूल रूप से शाब्दिक अर्थ जो है वह ऐसा था कि वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। साथियों, इसके अलावा इंद्र और अग्नि का स्थान सृजन के देवता प्रजापति ने ग्रहण कर लिया। तो इंद्र और अग्नि का स्थान अब सृजन के देवता प्रजापति ने ग्रहण कर लिया था। इसके अलावा पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। इसके अलावा साथियों, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो 6 वेदांग हैं जो कि वेदों को समझने के लिए हैं, जो हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो 6 वेदांग हैं जो कि वेदों को समझने के लिए हैं, जिनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद।